नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। बच्चों, शक्ति संसाधनों में हम परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने परंपरागत संसाधन, जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों और जो गांव में लकड़ी को हम यूज़ करते हैं, इन ईंधनों के बारे में बात हुई। बच्चों, जल विद्युत आज हम पढ़ेंगे। जल विद्युत भी परंपरागत शक्ति संसाधन है। बांधों में वर्षा जल और नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। जल विद्युत किस तरह पैदा की जाती है? बांध बनाए जाते हैं, जिससे पानी को इस तरह से इकट्ठा किया जाता है ताकि उसे ऊंचाई से गिराया जा सके। ऊंचाई से गिरा के क्या करेंगे? उसे सीधा टरबाइन के ऊपर डालेंगे और टरबाइन एक घूमता हुआ पहिया होता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। तो जल की वजह से वो बड़ी बड़ी टरबाइनें घूमती हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया भी गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये जनरेटर है, यहाँ पे पानी इकट्ठा किया गया है और यहाँ से ये पानी लाया गया है और यहाँ पे टरबाइन घूम रही है और यहाँ पे ये पावर हाउस बना है। यहाँ पे बिजली को संचित कर लिया जाएगा और तारों के माध्यम से जगह जगह भेज दिया जाएगा। तो इस तरह का एक मॉडल होता है, इसे हम जल विद्युत कहते हैं। ये तो आपने ग्राफिक देखा और यहाँ पे एक सचमुच का एक चित्र। ये है सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर भी आप देखिए, पानी को इकट्ठा किया गया है, बांध बनाया गया है, मतलब पानी को बांधा गया है। तो बच्चों, ये भी ऊर्जा का एक परंपरागत संसाधन है, क्योंकि हम शुरू से ही जब भी विद्युत की बात करते हैं तो विद्युत को हम जल विद्युत के रूप में ही प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे आपको एक जानकारी दी गई है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। और इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। ये जल विद्युत कहाँ कहाँ पर प्रयोग होती है, कौन कौन सी फील्ड में प्रयोग होती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद भी जल का नुकसान नहीं होता, क्योंकि जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ से पानी आएगा, टरबाइन को घुमाएगा और आगे निकल जाएगा। इसमें पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ उसकी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो पानी बहेगा वो कहाँ जाएगा? वो उसको हम किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कई जगहों पर कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी देश कौन से हैं? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन और भारत में भी जल विद्युत केंद्र, भाखड़ा नंगल डैम जो बना है, पोंग डैम बना है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी योजनाएं, ये सारी भारत में बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो बच्चों, ये भी ऊर्जा का परंपरागत संसाधन है। अब हम चर्चा करेंगे गैर परंपरागत स्रोतों की, जिनको हम शुरू से प्रयोग नहीं करते आए हैं, परंतु धीरे धीरे हमें ऐसा लगा है कि गैर परंपरागत संसाधनों का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि परंपरागत संसाधन सीमित हैं। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो अब कौन से संसाधन यूज़ किए जाएं? गैर परंपरागत। वो कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय हैं। इनका उपयोग अधिक से अधिक करना पड़ेगा। सूर्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा मतलब वायु की ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा मतलब समुद्र में उठने वाली लहरों की ऊर्जा। अब विस्तार से जानेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। बच्चों, सौर ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। परंतु सूर्य तो अनेक वर्षों से यहीं पे है और ऊर्जा भी दे रहा है, परंतु उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा द्वारा सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। विद्युत कैसे उत्पन्न करती हैं? वहाँ पे सौर सेल लगाए जाते हैं, सोलर सेल्स लगाए जाते हैं। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से
तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। कई सेलों को जोड़ा जाता है, पूरा पैनल बनाया जाता है और वो क्या करता है, धूप की जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसमें बदलता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। सोलर ऊर्जा का प्रयोग देखिए, सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर और सोलर लाइट्स जो आपके गांव में भी लगी हैं, तो आपने देखा है ना, वहाँ पे बार बार बिजली का कनेक्शन नहीं देना पड़ता, उसका बार बार बिल नहीं आता। एक बार उसको इंस्टॉल कर दिया तो वो सूर्य की रोशनी से अपने आप ही ऊर्जा देता रहता है। इसी तरह बच्चों एक और गैर परंपरागत स्रोत है पवन ऊर्जा, क्योंकि पवन भी चिरकाल से चली आ रही है और हमारे गांव में पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से किया जा रहा है और ये असमाप्य स्रोत है, मतलब कभी समाप्त ना होने वाला स्रोत है। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। बच्चों जो पहले हमने बांध से जल विद्युत पढ़ा, उसमें जल के द्वारा टरबाइनें घुमाई जाती हैं जिससे जनरेटर से विद्युत उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर पवन की सहायता लेकर उन टरबाइनों को घुमाया जाता है जिससे जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होती है। और ये किस जगह पे लगाई जा सकती हैं, जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हों, तटीय क्षेत्र हों, पर्वतीय घाटियाँ हों, जहाँ पर प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मन, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। बच्चों एक और गैर परंपरागत स्रोत जिसको हमने अभी तक खुल के प्रयोग नहीं किया है वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये जो परमाणु ऊर्जा है ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, परंतु इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा महंगा होता है ये, परंतु ऊर्जा बहुत निकलती है इससे। और इसमें कौन से पदार्थ हेल्प करते हैं, ये जीके का क्वेश्चन हो गया कि परमाणु ऊर्जा में कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनमें यूरेनियम है, थोरियम है, उनके केंद्र में संग्रहित ऊर्जा को यूज़ किया जाता है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में, यहाँ रिएक्टर्स बनाए जाते हैं, नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। तो अमेरिका और यूरोप में बहुत बड़े बड़े इस तरह के आणविक संयंत्र लगे हुए हैं, परंतु भारत भी पीछे नहीं है। भारत में भी राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश के नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं। तो बच्चों इस तरह से ये परमाणु ऊर्जा प्रयोग की, इस तरह से नाभिकीय रिएक्टर बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ही ये रिएक्शन होगा और ये इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है ये आसपास के इलाके को प्रभावित कर सकती है, इसलिए ये रिएक्टर इस तरह के होते हैं ताकि ऊर्जा को हम कंट्रोल कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे गर्म जल होता है और ये यहाँ पे घूमता रहता है, यहाँ से भाप बनती है, इस ऊर्जा से यहाँ जल से भाप बनती है और उससे टरबाइनें घूमती हैं, आगे जनरेटर लगा होता है, उससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये भी एक तरीका है। पवन ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो इस टरबाइन को घुमाने का काम पवन करती है, वायु करती है। जब हम जल विद्युत की बात करते हैं तो इस टरबाइन को घुमाने का काम जल करता है, बांध बना के। तो बच्चों ये हर कंडीशन में विद्युत उत्पन्न हो रही है। सो बच्चों आज हम इतना ही जानेंगे, कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।